अक्सर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन हुआ, मकान हुआ, प्लॉट हुआ, अपार्टमेंट हुआ, तो सबसे पहले हम उसका मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेना उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का आखिरी दस्तावेज नहीं है। आपको उसके बाद भी कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे, तभी आप उस प्रॉपर्टी के वास्तविक मालिक सरकार की नज़रों में बन सकेंगे। आम धारणा यही बन चुकी है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने पर अगर हमने उसकी रजिस्ट्री करवा ली तो हम उसके मालिक बन चुके हैं। यही सोच हर इंसान के मन में है, लेकिन क्या ये सोच सही है? क्या ये ऐसा वो सोचते हैं तो सही सोचते हैं? कई ऐसे केस हमने देखे हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को 2 बार बेच देता है, या एक प्रॉपर्टी पर किसी को बेचने के बाद दूसरी बार लोन भी उठा लेता है। ऐसे कई केस हमारे सामने आते रहते हैं। और अगर हम किसी संपत्ति को सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम कर लें तो फिर उस संपत्ति को कैसे बेचा जा सकता है, कैसे उस पर लोन उठाया जा सकता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद हमारी सेफ्टी के लिए और कानून की नज़रों में ऐसा क्या कदम हमें उठाना चाहिए कि हम उस संपत्ति के मालिक सरकार की नज़रों में बन सकें और एक वास्तविक लैंड ओनर हम उस प्रॉपर्टी के बन सके। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम की और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। पूरी जानकारी एंड तक देखने पर आपको ज़रूर मिलेगी। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा कर रख लें ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये रजिस्ट्री होती क्या है? किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के उपरांत उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री क्यों करवाई जाती है? ऐसा सिस्टम क्यों है? भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि 100 रुपए की मालियत से ऊपर की कोई भी संपत्ति की खरीद फरोख्त होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। तभी उस संपत्ति का मालिकाना हक उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति के हक में उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। इसलिए ही किसी भी संपत्ति को खरीदते या बेचते समय उसका लिखित रूप से आवेदन देने पर उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का, उस संपत्ति का मालिक बनता है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज जैसे कि वसीयत हुई, गिफ्ट डीड हुई, पावर ऑफ अटॉर्नी हुई या अन्य किसी भी तरह की संपत्ति हस्तांतरण की कोई भी डीड हुई, उसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर करवाया जाता है। और इसका स्पष्ट मतलब यह है कि किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसी को हम रजिस्ट्री बोलते हैं। और इस प्रकार से किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण से यह साबित होता है कि कोई भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होता है, न कि स्वामित्व का आधार होता है। यानी कि इससे सिर्फ संपत्ति का ट्रांसफर सिद्ध होता है, इससे यह साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल गया है। तो हमने रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन हमने सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर की है, मालिकाना हक प्राप्त नहीं किया है। तो मालिकाना हक प्राप्त हमें कैसे होगा? तो मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको उस संपत्ति का अपने पक्ष में नाम ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, म्यूटेशन करवाना पड़ेगा या दाखिल खारिज आपको करवाना पड़ेगा। उसी के बाद उस संपत्ति की ओनरशिप आपको मिल जाएगी, मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस संबंध में मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है कि इस दस्तावेज के बिना किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक आपको नहीं मिलता है। आप उस वीडियो को मेरी टाइमलाइन में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि नाम ट्रांसफर से विदित है कि नाम ट्रांसफर का मतलब होता है अपने नाम को अपने नाम से संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने पर संबंधित निकाय में अपना नाम ट्रांसफर करवाना, अपने नाम को उस निकाय में चढ़वाना। दोस्तों, दाखिल खारिज का ये मतलब है कि किसी भी संपत्ति के पूर्व मालिक ने जिस संपत्ति को बेचा है उसका रजिस्ट्रेशन आपके पक्ष में हो चुका है, तो अब उस व्यक्ति के नाम को हटाने के लिए और अपना नाम चढ़वाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका नाम चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको दाखिल बोला जाता है और उस रिकॉर्ड में उस व्यक्ति के नाम को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको खारिज बोला जाता है। इस तरह से पूर्व प्रॉपर्टी के मालिक का नाम हटाना और आपका नाम उस संबंधित निकाय में चढ़ाना, इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज बोला गया। इसी प्रकार म्यूटेशन की बात करें तो किसी भी कृषि भूमि को जब आप खरीदते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो रजिस्ट्री की एक प्रति ले जाकर संबंधित पटवारी या रेवेन्यू बोर्ड में या राजस्व कार्यालय में जाकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में चढ़वाते हैं। उस प्रक्रिया को म्यूटेशन बोला गया। आमतौर पर देखा जाए तो प्रॉपर्टी कई तरह की होती है, लेकिन विशेषतः मुख्य 3 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक प्रॉपर्टी होती है आबादीय, जिसमें कि प्लॉट्स, मकान या रहवासी इलाके आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कृषि भूमि, जिसमें खेत,
कृषि भूखंड या कृषि प्लॉट्स वगैरह आते हैं। और तीसरी तरह की भूमि वो होती है जिसमें औद्योगिक भूमि कहलाती है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, फैक्ट्रियां चलती हैं या किसी तरह का औद्योगिक व्यापार होता है। तो इन तीनों प्रकार की जो प्रॉपर्टी होती है उनके नामांतरण और नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अलग अलग निकाय में होती है, अलग अलग तरीके से होती है और उनका प्रोसेस भी अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आवासीय भूमि की, मकान की, भूखंड की या प्लॉट्स की। ये प्लॉट्स या भूखंड जिस निकाय से जारी किए गए होते हैं, मान लिए जेडीए ने जारी किया है, हाउसिंग बोर्ड ने जारी किया है या पर्सनल डेवलपर ने कोई प्लॉटिंग करके कोई प्लॉट बेचे हैं या कोई मकान बनाकर बेचे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के बाद संबंधित निकाय में, अगर जेडीए की प्रॉपर्टी है तो जेडीए में जाकर, नगर निगम की प्रॉपर्टी है तो नगर निगम में जाकर, और हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो हाउसिंग बोर्ड में जाकर आपको उस प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर करवाना पड़ता है और उसकी कुछ प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। तो उसमें आपने किसी भी प्रॉपर्टी का पेमेंट कर दिया, उसकी अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली और रजिस्ट्री करवाने के बाद एक कॉपी लेकर और संबंधित चैनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको संबंधित निकाय में एप्लीकेशन करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है और आवेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ प्रोसेसिंग फीस आपको जमा करवानी पड़ती है और उस फीस को जमा करवाने के बाद वो संबंधित निकाय आपके नाम से उस प्रॉपर्टी का नामांतरण या नाम ट्रांसफर कर देता है। अब बात करेंगे कृषि भूमि की। कृषि भूमि का नामांतरण कैसे होता है, तो इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है, जमाबंदी बनाना कहा जाता है और इसके लिए सेम प्रक्रिया है। किसी भी प्रॉपर्टी को संबंधित रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की एक कॉपी जो कि आपके नाम से जारी की गई है और संबंधित चैनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको संबंधित इलाके के पटवारी से मिलना पड़ता है या रेवेन्यू इंस्पेक्टर से मिलना पड़ता है और उसको कुछ प्रोसेसिंग फीस देने के बाद आपके नाम ट्रांसफर की प्रक्रिया, जिसको कि म्यूटेशन बोला जाता है, आपके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज कर दिया जाता है। इस प्रकार से आपके नाम से ऑनलाइन म्यूटेशन दर्ज हो जाता है और ये प्रक्रिया पटवारी के थ्रू भी होती है और आजकल ऑनलाइन भी होनी शुरू हो गई है, तो इसको आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। दोस्तों, जमाबंदी वो चीज होती है जिसमें उस संबंधित प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल होती है, खसरे का पूरा इंद्राज होता है, उसकी साइज वगैरह पूरी डिटेल होती है और वो कहाँ पर स्थित है, ये सारी जानकारी उसमें दर्ज होती है। इसमें जिस व्यक्ति से आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ होता है, उस भाग को काटकर जो भाग उसने आपको बेचा है, बाकी के एरिया जो उसका बचा हुआ है उसका नाम रहता है और बाकी के जो हिस्सा आपके नाम से ट्रांसफर हुआ है उस हिस्से को आपके नाम से इंदराज कर दिया जाता है। दोस्तों, हम किसी भी प्रॉपर्टी, खेती की जमीन का अगर हमें पता लगाना हो तो हम जमाबंदी की कॉपी निकलवाते हैं और उससे हमें ये पता चल जाता है कि इस फलां प्रॉपर्टी, इस फलां कृषि जमीन का इतना हिस्सा इस व्यक्ति के नाम से है और ये इस जगह पर इस खसरे में आया हुआ है। दोस्तों, कृषि भूमि में नाम ट्रांसफर नहीं करवाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हमें हर्जाना भरना पड़ सकता है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कृषि भूमि को किसी व्यक्ति से खरीद किया है और अपने नाम से उसकी रजिस्ट्री करवा ली है, आपने उसका पैसा भी उस व्यक्ति को दे दिया है। चूंकि आपने उसका नाम ट्रांसफर एप्लीकेशन अभी तक नहीं किया है और इसी दरमियान उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है, उसके नाम से रजिस्ट्री भी करवा दी है और उससे भी पैसे ले लिए हैं और वो व्यक्ति तुरंत जाकर पटवारी से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की एंट्री करवा लेता है और आपको जब इस बात का पता चलेगा तो आप देर से पटवारी के पास जा रहे हैं तो आपका नाम चढ़ने में दिक्कत आएगी और ऐसे मामलों में कानूनी दांव पेच लगते हैं, कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और ऐसे केस में कोर्ट भी ये देखता है कि फला व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को पहले किस व्यक्ति को बेचा था, उसके नाम को म्यूटेशन में, जमाबंदी में प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी है और आपने उसका म्यूटेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है और उस व्यक्ति ने उसी प्रॉपर्टी पर बाद में लोन ले लिया है, तो ऐसी कंडीशन में चूंकि प्रॉपर्टी बेचने वाला क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसकी कानूनी सजा के प्रावधान है, लेकिन आपकी मुश्किलें अनावश्यक बढ़ जाएगी। आपने पैसा भी खर्च किया, प्रॉपर्टी भी आपको नहीं मिली और अनावश्यक कानूनी पछड़ों में आप उलझ गए। तो इससे बचने का बेहतरीन उपाय यह है कि जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हो जाए, प्रॉपर्टी का बेचानामा आपके नाम से हो जाए, सेल डीड आपके नाम से बन जाए, उसके तुरंत बाद आप अपने नाम को पटवारी से मिलकर म्यूटेशन दर्ज जरूर करवाएं और तुरंत प्रभाव से करवाएं। इसी प्रकार से औद्योगिक भूमि का भी नाम ट्रांसफर होता है और उसके लिए संबंधित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आपको अप्लाई करना होता है, यानी कि औद्योगिक भूमि जिस भी डिपार्टमेंट से जारी की गई है उस डिपार्टमेंट में उस प्रॉपर्टी की खरीद करने के बाद आपको
उस रजिस्ट्री की कॉपी ले जाकर उस डिपार्टमेंट में एक अप्लाई करना पड़ता है अपने नाम ट्रांसफ़र के लिए, और इस प्रक्रिया के अधीन उस डिपार्टमेंट में आपका नाम उस रजिस्ट्री की बेस पर दर्ज हो जाता है। अब दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमने तीनों तरह की कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदा है और अपने नाम से रजिस्ट्री होने के बाद उस प्रॉपर्टी का नामांतरण संबंधित निकाय में करवा लिया है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि हमें पुश्तैनी रूप से मिली हुई होती है, या किसी वसीयत के द्वारा मिली हुई होती है, या गिफ्ट डीड के जरिए मिली हुई होती है, तो ऐसी संपत्ति का नाम ट्रांसफ़र भी करवाना जरूरी होता है। और सेम इसकी प्रक्रिया वही है जो कि पूर्व में मैंने बताई है। जिस प्रकार से आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद करते हैं और उसके बाद नाम ट्रांसफ़र करते हैं, उसी प्रकार से इसकी भी प्रक्रिया सेम है, लेकिन कुछ परफॉर्मे में फ़र्क होता है, कुछ इसका आवेदन का प्रारूप अलग होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद फरोख्त करने के बाद उसके असली मालिक हम नहीं होते, हम सिर्फ अपना नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं, नाम हस्तांतरण करवाते हैं, और सरकार की नज़रों में उस प्रॉपर्टी का एक ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, व्यक्ति टू व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है। लेकिन मालिकाना हक के लिए हमें नाम ट्रांसफ़र, म्यूटेशन या दाखिल खारिज करवाना ज़रूरी होता है, और इस दाखिल खारिज, म्यूटेशन या नाम ट्रांसफ़र के कागज़ के उपरांत ही आप उस प्रॉपर्टी के असली मालिक और ओनर बन पाते हैं। तो नाम ट्रांसफ़र से संबंधित, म्यूटेशन से संबंधित ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अब एक झट से लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में 22 वर्षों से कार्यरत है, इस अनुभव के आधार पर हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इस तरह की वीडियोज को देख सकें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।